अगर पूरा मैथ पढ़ने के बाद अगर आपको भी मैथ नहीं समझ में आई है, अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ रहा है, अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं नहीं बना पा रहे हैं, तो वहां पर आपके क्या कमी है? तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो मैथ कंप्लीट पढ़ चुके हैं और वो क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं। तो इस वीडियो से आप समझेंगे कि आपके कॉन्सेप्ट कैसे स्ट्रांग होंगे, उन सारी चीजों को हम समझेंगे। अगर ऐसे से स्मार्टली तरीके अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा एक मैथ स्पेशल का बैच है जो आपको मात्र 99 रुपीज में आपको मिल रहा है। और इसकी खास बात मैं बता दूं, इसमें लगभग आपके 90% अर्थमेटिक में आपके 90% सिलेबस आपको कंप्लीट हो चुके हैं और इतने बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया गया कि मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि इतने बेहतरीन तरीके से, इतने सिस्टमेटिक तरीके से आज तक आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे। मात्र 99 रुपीज में जो कंटेंट जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आज तक आप 2000 रुपए 3000 रुपए देकर भी नहीं पढ़े होंगे। अब जो बच्चे कॉम्बो बैच पढ़ना चाहते हैं, मैथ स्पेशल और प्रैक्टिस पढ़ना चाहते हैं, मात्र 149 में दोनों बैच आप कॉम्बो बैच परचेज कर सकते हैं। और ये ऑफर आज रात 12 बजे तक रहने वाला है। तो जो भी बच्चे अगर परचेज करना चाहते हैं तो इस बैच को आप पढ़ सकते हैं और बेहतरीन तरीके से आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है उसके बारे में अगर हम बात करें तो कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 45% अधिक है और सी की आय ए प्लस बी की आय के योगफल से 60% कम है। डी की आय सी की आय से 20% अधिक है। यदि बी और डी की आय के बीच का अंतर 13,200 रुपए है तो बताइए सी की आय क्या होगी? ये वाली बात आपसे पूछ रहा है। चलिए अब इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे, अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को बनाने लग जाएंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। देखिए अब इसका स्मार्टली तरीका क्या होगा, क्वेश्चन को लिखते ही आप क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। कह रहा है ए की आय बी की आय से 45% अधिक है। यानी ये कह रहा है कि अगर ए के बारे में अगर हम बात करें तो ये कह रहा है ए की जो आय है वो बी की आय से कितना अधिक है? 45%। अच्छा 45% को अगर आप तोड़ोगे तो कितना होगा? 5 9 45, ये 20। इसका मतलब यही है कि ए वाला अधिक है तो आप कहोगे अगर ये 20 होगा तो ये कितना हो जाएगा? दैट इज 29 हो जाएगा। ये वाली बात क्लियर है? आप कहोगे हाँ। फिर कह रहा है सी की आय ए प्लस बी की आय से, यानी ये कह रहा है कि जो सी की आय है वो ए प्लस बी की आय से, ए प्लस बी की आय से कितना है भाई? तो कह रहा है ए प्लस बी की आय के योगफल से 60% कम है। 60% का मतलब कितना होता है? 3 बटा कितना होता है? 5। यानी अगर इन दोनों का अगर 5 होगा तो 3 कम, 3 कम का मतलब कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? फिर अगली वाली लाइन कह रहा है डी की आय सी की आय से, यानी ये डी के बारे में बात कर रहा है कि जो डी की आय है वो सी की आय से 20% अधिक है। 20% का मतलब कितना हो जाएगा? तो अब आप कहेंगे कि 1 बटा कितना होगा? 5। यानी एक 5 होगा तो दूसरा कितना हो जाएगा? 6। ये वाली बात यहां से कह रहा है। अब क्वेश्चन में सबका रेशियो निकालना है। अब देखो क्वेश्चन को कैसे लगाओगे। अगली लाइन कह रहा है सी की आय क्या होगी, यानी हमको किस बात पर अटैक करना है? सी की आय पर, सी वाले वैल्यू पर हमको अटैक करना है। तो सी यहां पर, अब देखो करते क्या है, देखो यहां पे कह रहा है ए प्लस बी 5 है, यहां कह रहा है ए और बी को अगर देखो, अगर यहां ए बी है तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा? 49। और यहां कह रहा है 5, यहां पर सी 5 है, यहां सी 2 है। यानी देखो हमको पूरे क्वेश्चन में ए प्लस बी को बराबर करना है और सी को, और हमारा टारगेट किसको निकालना है? आप कहोगे सर सी को निकालना है। चलो अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो अब क्या कहोगे, पहले ए प्लस बी को, अगर यहां ए प्लस बी के बारे में बात करें तो 49 होगा और यहां ए प्लस बी 5 है। तो अगर हम इसको बराबर करेंगे, आप ध्यान से समझना, जब अगर हम इसको बराबर करेंगे तो आप कहोगे सर ए प्लस बी 49 है और यहां 5 है, तो दोनों को बराबर करोगे तो आप कहोगे सर यहां 49 का गुणा यहां पे कर दो, अब 5 का गुणा यहां पे कर दो, तो ये चीजें क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो 49 का गुणा यहां पर तो ये वहां पर, तो ये चीज तो बराबर हो गई। लेकिन अब किसको बराबर करना है? सी, यहां पर सी है, तो जब ये 5 है तो इसको भी इससे गुणा करोगे। तो अब आप देख लिए कि सी वाले में कितना आने वाला है, तो आप कहोगे सर 49। हम देख लिए कि अगर 49 आया तो हम समझ गए कि इसमें 7 तो समाहित है, यानी जो भी आंसर होगा हमारा वो 7 से कटने वाला नंबर होगा। देख लो 7 से कटने वाला नंबर, ये पहला कटवे नहीं करेगा, ये भी नहीं कटेगा, इसको भाग करोगे ये भी नहीं कटेगा, साथ एक ही ऑप्शन है, एक कट जाएगा। आपको आगे देखने की कोई जरूरत ही नहीं, बस इतना ही से समझ में आया। 49 जैसे आया तो हम समझ लिए कि सी की वैल्यू है उसमें 49 है, तो 7 से कटने वाला नंबर जरूर होगा। क्या ये वाली बात समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूं। ठीक है, अब सही दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। जो भी टॉप लेवल के क्वेश्चन है उन सारी चीजों को डिस्कस करें और स्मार्टली तरीके से। एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 45 है, जिसमें से 33 से 1/3% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। विज्ञान में लड़कियों के औसत प्राप्तांक लड़कों के औसत प्राप्तांक से 66 से 2/3% अधिक है। यदि सभी विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 78 है तो बताओ लड़कियों के औसत प्राप्तांक क्या होंगे? ये वाली बात कर रहा है। यानी एक जगह किसके किसके बारे में बात कर रहा है? अगर हम बात करें तो आप कहोगे एक जगह बॉयज के बारे में बात कर रहा है, एक जगह गर्ल्स के बारे में बात कर रहा है, और एक क्या होता है? तो अब आप कहोगे सर ये क्या होता है? टोटल। अब क्वेश्चन में कह रहा कि
एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 45 है, जिनमें 33 से 1/3% लड़के हैं। अगर हम बात करें तो 33 से 1/3% लड़के हैं, तो बताओ 33 से 1/3 को क्या बोलते हो? 1/3। इसका मतलब टोटल अगर 3 लोग हैं तो लड़के कितने हैं? तो आप कहोगे सर 1 हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी? 2। अगर हम टोटल के बारे में बात करें तो टोटल कितने लोग होंगे? तो आप कहोगे सर 3 लोग होंगे। बात क्लियर है? आप कहोगे हाँ। इनके लड़कियों के औसत प्राप्तांक, यानी अब एवरेज के बारे में बात कर रहा है। हम आप कहोगे वो 45 क्यों दिया? आप लिख भी सकते हैं, फिर अनुपात निकालेंगे वही आएगा। ये किस चीज का अनुपात है? आप कहोगे सर ये ऊपर नंबर का है, नीचे एवरेज। कह रहा है यदि विज्ञान में लड़कियों के औसत प्राप्तांक लड़कों के औसत प्राप्तांक से 66 से 2/3% अधिक है। 66 से 2/3 का मतलब 2/3, अधिक का मतलब 1 का 5 होगा, सॉरी 1 का 3 होगा, तो दूसरे का कितना होगा? 5। किसका ज्यादा है? लड़कियों का। तो आप कहोगे सर यहां पर 5 लिख दो, यहां पर नीचे कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर यहां पर 3 हो जाएगा। अगर हम टोटल के बारे में बात करें तो टोटल हमको नहीं पता, तो हमने इसको मान लिया दैट इज एक्स है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 78 है, तो निकाल लेते हैं भाई यहां पर कितना हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर ये 3 हो जाएगा टोटल, अब प्लस कितना हो जाएगा? 5 दूना कितना हो जाएगा? 10। ये बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये दैट इज 3x हो जाएगा। तो 10 3 13 बराबर 3x, तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये 13 और 13 बटा कितना हो जाएगा? 3। ये क्या आएगा? एवरेज। ये किसका आएगा? आप कहोगे सर सभी का। यही क्वेश्चन में कितने के बराबर दिया है? तो अब आप कहोगे सर सभी का मिलाकर 78, यानी 13/3 यही इतने के बराबर। तो 1 यूनिट का मान कितने के बराबर होगा? तो आप कहेंगे 13 छक 78, 78 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे सर 18 हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 18। तो क्या कह रहा है बताओ? लड़कियों का औसत प्राप्तांक, लड़कियों का कितना है? लड़कियां यहां इनका औसत कितना है? 5 यूनिट। तो बस इसी में आप 5 का गुणा कर दो, तो 18 5 कितना हो जाएगा? तो आपका क्वेश्चन 90। 90 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। तो 90 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप आसान तरीके से आप क्या कर सकते हो? लगा सकते हो। तो ये जेसम मेथड भी बोल सकते हो इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय, मासिक व्यय, उसकी मासिक बचत से, मासिक कह रहा कि उसकी मासिक बचत से 66 से 2/3% क्या है? अधिक है। यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि होती है और उसके मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है, तो उसकी मासिक बचत में 1040 रुपए की वृद्धि होती है, तो बताओ उसके आरंभिक खर्च क्या होगा? ये वाली बात है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो एक लाइन क्वेश्चन बढ़ा दिया। ये वाली वैल्यू आज तक नहीं देता था, लेकिन क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू देकर के क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा अच्छा कर दिया। बस आप जानते हैं क्वेश्चन में करा बचत से इतना परसेंट अधिक है। यानी अगर हम बात करें तो एक जगह आप खर्च के बारे में बात कर सकते हो, एक जगह अगर हम बात करें तो अब आपको होगा कि सर एक जगह हम एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर सकते हैं, एक जगह हम सेविंग के बारे में बात कर सकते हैं, और एक जगह हम किसके बारे में बात कर सकते हैं? तो आप कहोगे सर दैट इज इनकम के बारे में। और आप जानते हो कि इन दोनों को जोड़ने के बाद कौन सी बात आती है? तो आप कहोगे दैट इज इनकम आती है। कह रहा एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 66 से 2/3% अधिक है। बताओ इसका मतलब कितना होता है? आप कहोगे 2/3। अधिक का मतलब कितना है? तो आप कहोगे एक 3 होगा, तो दूसरा कितना होगा? 5। कह रहा एक व्यक्ति का मासिक खर्च जो है उसकी बचत से इतना अधिक है। इसका मतलब कि कौन क्या उसका खर्च ज्यादा है? तो अगर ये 3 यूनिट होगा, अगर ये 3 यूनिट होगा तो एक कितना होगा? तो आपको सर ये 5 यूनिट होगा। यही वाली बात कहा। और टोटल के बारे में बात करते हैं, टोटल कितना हो जाएगा? दैट इज 8 हो जाएगा। यही तो बोला, 3 2 कितना होगा? 5। तो उसके मासिक बचत से इतना अधिक होगा। अब कह रहा आय में 44%। बताओ इन तीनों में आय कौन है? तो ये है। तो इसमें कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर दैट इज 44%। 44% की वृद्धि होती है और उसके मासिक व्यय में 60%, मासिक व्यय खर्च ये 60%। तो यहां पर लिख देते हैं 60%। 60% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में इतने रुपए की वृद्धि होती है। तो बचत कितना? अब ये वाली बात नहीं दिया तो हमने इसको मान लिया दैट इज परसेंटेज में, वैल्यू में तो दिया हो, पहले परसेंटेज में निकालते हैं। तो कह रहा है अगर बचत में इतने रुपए की वृद्धि होती है तो आरंभिक व्यय बताओ, यानी खर्च पूछा है आपसे कितना होगा। पहले एक्स निकालो तो बताओ कितना होगा? 6 5 कितना होगा? तो आप कहोगे 300। आप प्लस इसका गुणा करें कितना होगा? दैट इज 3x। अब बराबर कितना होगा? 8 चौका 32 और 8 चौका 32 और 3 कितना होगा? 35। चलो अब इसको उठा के इधर घटा दो तो घट जाएगा। तो 3x का मान 352 में से 300 घट जाएगा 52, तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे x बराबर कितना हो जाएगा? तो अब आप कहेंगे कि सर ये 52 बटे कितना हो जाएगा? ये 3% हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। अच्छा ये कई यूनिट की वैल्यू है भाई, अब ध्यान से समझना। अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर ये कई यूनिट की वैल्यू है, तो आप कहोगे सर यही बचत तो है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो आप कहोगे सर ये 1040 की वृद्धि होती है, तो कह रहा आरंभिक व्यय बताओ। तो इतना ही परसेंट की वृद्धि होती है। इसी का मान आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई? तो आप कहोगे सर 1000 कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 40। तो अगर हम 1% के बारे में बात करेंगे, 1% कितना हो जाएगा? तो आप 1% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 52 दूना देखो 140 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये 20 बार में कट जाएगा, तो 1% का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 1% का मान 20 कितना होगा? 60 हो जाएगा।
तो अगर हम बात करें अगर 100% निकालना चाहें तो ये 100% क्या आएगा, तो आप कहोगे सर ये 6000 आएगा। अच्छा ये 6000 क्या आया भाई, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करें तो अब आप कहोगे सर ये 6000 क्या आया, तो अब इसके बारे में हम बात करते हैं। तो आप कहोगे 6000 ये 100% जिसका वैल्यू यहां रहेगा, तो आप कहोगे ये 6000 बचत आई। तो अब क्वेश्चन में ये वाली बात कहा कि ये कई यूनिट की वैल्यू है, तो आप कहोगे सर 3 यूनिट की वैल्यू। आपसे कई यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो आप कहोगे सर हमको 5 यूनिट की वैल्यू पूछा है, एक्सपेंडिचर यानी 5 यूनिट की वैल्यू। तो 3 से काट देंगे तो आप कहोगे सर 2000 आप 5 दूना कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 10,000। ये 10,000 आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। बोलो भाई, बोलो हाँ या ना। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल समझ गए। तो इस तरीके से आप समझ गए कि ये टोटल इतने परसेंट की वैल्यू हो जाएगी। तो 100% किसका आता है, यानी कि इनकम हो जाएगा, जो वैल्यू यहां पर रखोगे उसी का 100% आता है। अच्छा ये 6000 टोटल है इनकम, यहां करा सेविंग 3 है तो 3 यूनिट की वैल्यू, और आपसे पूछा बताओ खर्च कितना होगा, तो 5 यूनिट की वैल्यू हमने क्या कर दिया, बता दिया। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल समझ गए। बोलो भाई। चलो अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कह रहा एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 40% अधिक है। यदि उसकी मासिक आय में 40% की वृद्धि होती है और मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है, तो वह एक महीने में 2070 रुपए अधिक बचाता है, तो उसकी प्रारंभिक मासिक खर्च कितना होगा। ये वाली बात सेम क्वेश्चन उसी तरीके का है। चलो एक बार फिर से लगा देते हैं। एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 40% अधिक है। चलो अगर इसके बारे में अगर हम बात करें तो अब आप कहोगे सर एक जगह आप एक्सपेंडिचर लिख दो। चलो लिख देता हूं, एक जगह एक्सपेंडिचर और एक जगह हम क्या लिख देते हैं, आप कहोगे सर सेविंग लिख दो, और एक जगह आप क्या लिख दो, तो अब आप कहोगे सर एक जगह इनकम लिख देते हैं। इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या आता है, ये वाली बात आपकी आती है। एक व्यक्ति अपने मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 40% अधिक है, यानी उसका जो खर्च है उसकी मासिक बचत से 40% अधिक, यानी अगर ये 100 यूनिट होगा तो ये कितना होगा, तो आप कहोगे सर 140 होगा। अगर हम इसका अनुपात निकालें तो आप कहोगे सर ये 20/5 100 हो जाएगा और ये 20/7 हो जाएगा, और 7/5 कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे सर टोटल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब करा दी उसके मासिक आय में 40% की वृद्धि, तो आय वाली लाइन ये है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 40% है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दैट इज 40%। 40% की वृद्धि होती है और मासिक व्यय में 60%, यानी ये हो जाएगा दैट इज 60%। तो ये 60% की वैल्यू है, तो वह एक महीने में 2070 रुपए अधिक बचाता है, तो ये कितना होगा, तो हम इसको मान लेते हैं दैट इज x%। बस इसी को सॉल्व कर देते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर 7 कितना हो जाएगा 42, 420 आप प्लस कितना हो जाएगा दैट इज 5x बराबर कितना होगा 12 चौक 48 कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। अब देखो इसको उठा के इधर कर दोगे तो 480 में से घट जाएगा 60, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 60/5 यानी कितना हो जाएगा, तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूं, तो आप कहोगे सर x बराबर कितना हो जाएगा दैट इज 12%, 12%। अच्छा 12% किसका मान आएगा, सेविंग में वृद्धि आएगी। यही क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ अगर वह इतने रुपए अधिक बचाता है, यानी अगर हम बात करें कि ये 2070 कितने यूनिट की वैल्यू है, तो अब आप कहोगे कि सर ये 12% की वैल्यू है। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। अच्छा ये 12%, अगर आप 100% निकालते तो देखो यही 100% सेविंग का मान आता, तो 140% का मान निकालना पड़ता। तो यही मैं बता रहा हूं ये 12% का मान है। अच्छा परसेंटेज में लेना चाहते हो तो ये 7 है, अगर मैं कहूंगा 100 निकालोगे तो ये आएगा, तो मैं कह रहा हूं कि अगर ये 12% का मान है तो आप डायरेक्टली 140 का मान निकाल दो, क्योंकि परसेंटेज से निकालना तो 140 डायरेक्टली निकाल दो, आंसर आ जाएगा। तो बताओ कितने से कट जाएगा, 4 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, और 3 6 18, 2 3 9 27 हो जाएगा। अगर हम 2 से काट दें तो 2 दूना 4, ये 70 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, 4 3 12, और 2 से अगर हम काट देते हैं इसको तो 2 3 6, 2 चौका 8, 1 2 5 10, गुड़ा कर देते हैं 0 7 5 35, 7 से कटने वाला नंबर होगा, चेक कर लेते हैं, गुड़ा ही कर लेंगे, 7 5 35, 7 चौका 28, 3 31 हो जाएगा, बचा 3, 7 3 21, 22 23 24, 24,150 रुपए, 24,150 रुपए ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 24,150 रुपए। ये 24,150 रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझ गए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब किसी वस्तु की कीमत में 23% की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने इसकी खपत को इस प्रकार कम कर दिया कि उस पर होने वाले केवल व्यय 5% अधिक था। परिवार ने वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की, ये वाली बात आपसे पूछा। देखो इस क्वेश्चन का स्मार्टली सोल्यूशन क्या होगा, इसके बारे में बात करें। कह रहा है एक वस्तु की कीमत में 23% की वृद्धि हुई, तो चलो लिख लेता हूं पहले 123 हुए, 23% वृद्धि का मतलब कितना हुआ होगा, तो आप कहोगे सर 123। तो एक परिवार ने इसकी खपत को इस प्रकार कम कर दिया कि उस पर होने वाले व्यय केवल 5% अधिक था। तो 5% अधिक का मतलब कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 105 था। चलो ठीक है, परिवार ने वस्तु की खपत में कितने परसेंट की कमी पूछ रहा है, तो बताओ 123 है और 105 है, तो कितना कम करना पड़ेगा, तो अब आप कहोगे सर ये इसको 18 कम करना पड़ेगा, परसेंटेज निकालना इनटू 100। अच्छा अब इन दोनों में से नीचे कौन होगा, अगर ऊपर माइनस कम है तो नीचे ज्यादा वाला, ज्यादा कौन है, आप कहोगे सर 1 2 3 हो जाएगा, 3 2 5 1 6, 3 से कट जाएगा तो 3 6 18 हो जाएगा, और 3 चौका 12 और 1 3 इकाई 3। अब थोड़ा ध्यान से समझो,
अगर 41 है, अगर ये 6 से काटो, अगर 42 होता तो ये 7 बार में पूरा पूरा कट जाता। यानी हमारा ये जो नीचे 7 नहीं है, अगर ये बात कहें कि अगर ये 7 से थोड़ा सा कम आएगा, इसका मतलब कि अगर 7 है, अगर इसका भाग करते, अगर मान लो 7 का भाग करते तो कितना आता, 14 दशमलव कितना आता, 2%। अगर 7 का भाग करते तो थोड़ा सा ध्यान से समझो कि अगर ये 7 से भाग करते तब ये आता 100 में, लेकिन यहां तो 7 से थोड़ा कम रहेगा, तो जब कम से भाग करोगे तो थोड़ा सा इससे ज्यादा आएगा, मतलब 14.28 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो ये वाली बात समझ गए, थोड़ा सा ज्यादा, तो ये तो कम है, यही वाला आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 15 आने का सवाल ही नहीं है। तो आप समझ गए 14.28 से थोड़ा सा ज्यादा 14.60 है। तो इस बात को ध्यान रखना, ये 60 क्वेश्चन में, तो 28 है, तो ये क्या हो जाएगा 60। तो ये आपके सी नंबर आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि जब चावल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति चावल पर अपने व्यय में केवल 15% की वृद्धि करता है, खर्च के समान स्तर को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए उस चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। क्वेश्चन सेम टू सेम है, इस वाली बात को ध्यान से आपको समझना है। उसी तरीके का क्वेश्चन है, 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि का मतलब कितना हो जाएगा, दैट इज 125। तो 15 केवल 15% की वृद्धि हो तो कितना हो जाएगा, दैट इज 115 हो जाएगा। बस इसी को कह रहा, बताओ खपत में कितने प्रतिशत की कमी। सेम वही क्वेश्चन है, कमी पूछ रहा है तो कमी बताओ कितने कमी करना पड़ेगा। अब आपको होगा कि सर 10 की कमी, परसेंटेज निकालना इनटू 100। अब बताओ नीचे कितना होगा, ऊपर कम है तो नीचे ज्यादा, ज्यादा वाला कौन हो जाएगा 125। तो 25 चौका 100 हो जाएगा, अब 25 पांचे हो जाएगा, अब 5 दूना 10 और 4 दूना कितना हो जाएगा 8। देखो अब सेम क्वेश्चन वही था, इसमें डाटा आसान था, उसमें डाटा थोड़ा टफ था। बस ये ध्यान आपको समझना है कि ए नंबर आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, दैट इज राइट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अगर ऐसे से स्मार्टली तरीके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा एक मैथ स्पेशल का बैच है जो आपको मात्र 99 रुपीज में आपको मिल रहा है। और इसकी खास बात मैं बता दूं, इसमें लगभग आपके 90% अर्थमेटिक में आपके 90% सिलेबस आपको कंप्लीट हो चुके हैं और इतने बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया गया कि मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि इतने बेहतरीन तरीके से, इतने सिस्टमेटिक तरीके से आज तक आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे। मात्र 99 रुपीज में जो कंटेंट जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आज तक आप 2000 रुपए 3000 रुपए देकर भी नहीं पढ़े होंगे। अब जो बच्चे कॉम्बो बैच पढ़ना चाहते हैं, मैथ स्पेशल और प्रैक्टिस पढ़ना चाहते हैं, मात्र 149 में दोनों बैच आप कॉम्बो बैच परचेज कर सकते हैं। और ये ऑफर आज रात 12 बजे तक रहने वाला है। तो जो भी बच्चे अगर परचेज करना चाहते हैं तो इस बैच को आप पढ़ सकते हैं और बेहतरीन तरीके से आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संस्थान में 35% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। यदि किसी परीक्षा में 30% लड़के अनुत्तीर्ण होते हैं, देखो ये कह रहा है अनुत्तीर्ण होते हैं और 60% उत्तीर्ण होते हैं। ध्यान से समझना, देखो अनुत्तीर्ण दिया है, अनुत्तीर्ण। अब पूछा क्या है, परीक्षा में कितने अनुत्तीर्ण हुए। तो ध्यान रखना सब जगह डाटा सेम होना चाहिए। अगर देखो यहां अनुत्तीर्ण पूछा है तो सब जगह अनुत्तीर्ण रहेगा, उत्तीर्ण पूछेगा तो सब जगह उत्तीर्ण रहेगा। चलो अब इसके बारे में बात करते हैं। दो लोगों के बारे में बात कर रहा है, एक बॉयज के बारे में बात कर रहा है, एक गर्ल्स के बारे में बात कर रहा है और एक किसके बारे में बात कर रहा है। अब आप कहोगे सर टोटल, ये सब एग्जाम में लिखना नहीं होता, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। कह रहा 35% लड़के हैं, तो बताओ 35% का मतलब कितना हो जाएगा। तो अब कहेंगे कि 5 7 35, अब 5 विषयम हो जाएगा। इसका मतलब अगर टोटल 20 लोग हैं तो इसमें 7 लड़के हैं, तो 7 लड़के होंगे तो लड़कियां कितनी होंगी, तो आप कहोगे 13। अगर हम टोटल के बारे में बात करें तो टोटल कितना हो जाएगा, दैट इज 20 हो जाएगा। बात क्लियर है। आप कहोगे हाँ सर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए, तो बताओ अब ध्यान से समझना, 30% लड़के, तो लड़कों के नीचे लिख देता हूं दैट इज 30%। 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए तथा 60% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। देखो अब ये वाला उत्तीर्ण दिया, लेकिन हम जब अनुत्तीर्ण लिख रहे हैं तो हर जगह अनुत्तीर्ण होगा। तो जब ये 60 है तो यहां पर कितना होना चाहिए, ये 40% क्या होने चाहिए, ये अनुत्तीर्ण होने चाहिए। तो ओवरऑल कितना होगा अब हमको नहीं पता, तो हम इस चीज को मान लेते हैं दैट इज x%। अब बताओ कितना हो जाएगा, तो 7 तरीके कितना हो जाएगा, तो आपको 21 210 हो जाएगा। अब प्लस 13 चौका कितना होगा 52 520 हो जाएगा। ये बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे सर दैट इज 20x होगा। बताओ 520 और 730 यानी 0 0 आप काट देते हैं ना यहां से, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा। अब 5 2 7, अब बटे कितना हो जाएगा 2, 2 का भाग कर देंगे तो 2 3 6, 1 2 6 के 12 और 2 5 10, कितना हो जाएगा 36.5% यानी 36.5%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। तो ये क्या हुआ अनुत्तीर्ण। ध्यान से समझना, ये अनुत्तीर्ण क्यों, क्योंकि सब जगह अनुत्तीर्ण। अगर पूछेगा कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तो ये क्या निकल के आया, तो अब आप कहोगे सर अनुत्तीर्ण का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर फेल। कहेगा ओवरऑल कितने पास हुए, तो इसी को 100 में से घटा दोगे। जैसे अगर 36.5 है मतलब 37 मान लो 37 38 39 40, तो 60 3 63 63 दशमलव कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 63.5%। ये क्या हो जाएगा ओवरऑल। अगर पास पूछता कि कुल कितने पास हुए कितने परसेंट, तो आप ये बता देते 100 में से घटा देंगे तो ये वाली चीज आ जाएगी, न कि वहां पर रख करके निकालना पड़ेगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। आप कहोगे हाँ सर।
चलो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कह रहे एक महिला श्रमिक की मजदूरी दर में प्रति घंटे 12.5% की वृद्धि होती है, लेकिन प्रति सप्ताह काम किए गए घंटों की संख्या में 10% की गिरावट होती है। यदि 40 घंटे के एक सप्ताह के लिए उसकी कुल साप्ताहिक मजदूरी 38,400 रुपए है, तो कुल साप्ताहिक वेतन में प्रतिशत क्या होगी। देखो अब इसमें लड़कों को ये लगता है कि कभी कभी एग्जाम में कुछ डाटा आपको बेवकूफ बनाने के लिए दे देता है। अब देखो इस जो नीचे रियल वाला ये 40 घंटे और ये दिया ना, इसका कोई मतलब नहीं। आप कहोगे सर कैसे पता, क्योंकि जैसे ऑप्शन अगर आपसे परसेंटेज और रेशियो में, परसेंटेज और रेशियो में पूछे तो ये वाली बात आप समझ लेना कि रियल वैल्यू का रियल में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चीजें आपको बेवकूफ बनाने के लिए दी जाती हैं। चलो तो अब इसके बारे में बात कर रहा है कि उनके 12.5% की वृद्धि हुई किसमें, श्रमिक मजदूरी में। तो बताओ 12.5% का मतलब 1 बटा क्या होता है 8, इसका मतलब ये 8 से कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 9 हो जाएगा। फिर अगला कह रहा प्रति सप्ताह काम किए गए घंटों में 10% की गिरावट आती है। 10% का मतलब 1 बटा कितना हो जाएगा 10, यानी ये 10 से कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 9 हो जाएगा, गिरावट आती है ये। बस इसी को सॉल्व कर दो, आगे आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बताओ कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 10/80 आ जाएगा, और 9 कितना हो जाएगा 81। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, बताओ मूल साप्ताहिक कितना है, तो उसके साप्ताहिक वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। बताओ कितनी वृद्धि हुई, तो आप कहोगे 80 से 81 हुआ, तो 1 बढ़ा, अब परसेंटेज निकालना इंटू 100, अब बटे कितना हो जाएगा 80, क्योंकि ऊपर ज्यादा है तो नीचे कम वाला। तो बताओ ये 0 से 0 कट जाए, 20 चौका 80 हो जाएगा, अब 20 बचे कितना होगा 100। 5 में 4 का भाग करो तो 4 का 4 होगा, और 4 दूना 8, 4 5 20, कितना हो जाएगा 1.25%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे हाँ सर समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x और x की आय y की आय से 42% अधिक है और z की आय x और y के योग से 45% कम है, तो z की आय x की आय से कितना प्रतिशत कम है, ये वाली बात कर रहा है। चलो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 3 व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। पहला x है और ये y है और ये कौन सा आपका z है। क्वेश्चन में कह रहा है x की आय y की आय से 42% अधिक है। x की आय y की आय से 42% अधिक है, मतलब अगर ये 100 होगा तो आप कहोगे सर ये दैट इज कितना हो जाएगा 142 हो जाएगा। जेड की आय इन दोनों के आय के योग से 45% कम है, यानी इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे कि सर 242 242 हो जाएगा, और उससे 45% कम, 45% कम का मतलब 55% है, तो 55% 55 बटा क्या लिख दोगे 100। अगर हम इसको 5 से काट दें तब कहोगे 11 बार में कट जाएगा, अब 5 से काट दोगे 20 बार में, 2 दहा में हो जाएगा, और 2 से काट दो 1 2 1। अब देखो ये 121, 11 का होल स्क्वायर और यहाँ 11, तो 11 का क्यूब हो जाएगा, मतलब 1331। 1331 में अगर आप 10 का भाग करोगे तो ये हो जाएगा 1331 हो जाएगा, और 10 का भाग करोगे तो ये यहां पर इतना हो जाएगा। ये वाली बात हम समझ लें। तो कह रहा बताओ जेड की आय एक्स की आय से कितना % कम है, तो जेड की आय एक्स के आय से कितना कम है। अगर 133 होता तो 7 और 2 9 कम होता, 9 में से 0.1 घटा दीजिए तो 8 पॉइंट कितना हो जाएगा 9, इतना कम है। अब परसेंटेज निकालना इंटू 100, अब बताओ नीचे अगर ऊपर कम है तो नीचे ज्यादा, ज्यादा कौन है, अब कहेंगे 142 हो जाएगा। अब देखो अगर ये पॉइंट 0 का हटा दो तो पॉइंट हट जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 890 हो जाएगा, अब बटे नीचे कितना हो जाएगा 142 हो जाएगा। 4 2 6 2 से काट देते हैं, 2 चौका 8 हो जाएगा, और 2 चौका 8, 1 2 5 10 हो जाएगा, और 2 7 14 और 1 हो जाएगा। बात क्लियर है, ऑप्शन बहुत नजदीक नजदीक है। चलो अगर हम भाग करें अब इस वाली बात को, अगर यहाँ 70 मान लो, अगर आप 70 से भाग करते हो, अगर आप यहाँ 70 मान लोगे तो आप कहोगे कि सर अगर 70 से भाग करोगे तो एक काम करते हैं, अगर 0 से भाग करोगे तब कहोगे सर यहाँ ही पॉइंट लग जाएगा, और 7 से भाग करोगे तो 7 6 42 हो जाएगा, अब बचा 2, अब पॉइंट 2, 7 तरीके कितना होगा 21, 7 तरीके 21, और 4 7 तरीके 21, 4 7 5 35, इतना है। 7 से भाग किया तब, लेकिन 71 से भाग करना था तो थोड़ा सा इससे कम आता, मतलब 6.35 थोड़ा सा कम, 6.35 से थोड़ा सा कम, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। देखो वो 6.35 है और ये 6.3 है, तो इस वाली बात को समझ के 6 से थोड़ा सा कम आएगा, ये वाला आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये कोई बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कर रहा है ए एक वस्तु बी को 20% के लाभ पर बेचता है, बी इसे 15% के हानि पर सी को बेचता है, सी इसे 25% के लाभ पर डी को बेच देता है। यदि ए और सी के लाभों के बीच का अंतर 132 रुपए है, तो बी ने रुपए एक्स में खरीदी हो तो एक्स का मान बताओ, यानी बी का आपसे क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। अब ध्यान से समझिए, एक क्वेश्चन एक तरीके से मान लो प्रॉफिट एंड लॉस का, लेकिन इसमें आ गया है प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ाएंगे, लेकिन यही बता देता हूं आपको। देखो 4 व्यक्ति के बारे में बात किया, तो एक पहला व्यक्ति कौन है, आप कहोगे सर ए है, दूसरा व्यक्ति कौन है, आप कहोगे सर बी है, तीसरा व्यक्ति कौन है सी है, और चौथा व्यक्ति कौन है डी है।
क्वेश्चन में कर रहा है ए एक वस्तु बी को 20% के लाभ पर बेचता है। 20% का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे सर 20% का मतलब 1/5, इसका मतलब 5 रुपए की वस्तु कितने में बेचेगा, तो आप कहोगे सर 6 में बेचेगा। बी से 15% की हानि पर सी को बेचता है, 15% का मतलब कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 3/20, इसका मतलब कि 20 रुपए की वस्तु को कितने में बेचता है, तो अब आप कहोगे कि सर कितने में बेचता है, दैट इज 17 रुपए में बेचता है। जबकि सी से 25% के लाभ पर, 25% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/4, 4 रुपए की वस्तु को 5 में बेचेगा, यानी ये 4 रुपए की वस्तु कितने में बेचेगा, 5। बस अब करते क्या है, इसमें कब्जा वाला तरीका होता है, जिसके सामने जो होता है ना वो कब्जा कर लेता है। जैसे अगर आपके घर के सामने जो जमीन होती है उसको कब्जा आप कर लेते हैं, ना कि 5 किलोमीटर दूर से कोई आग करता है। देखो यहां पर खाली जो जगह है ना, यहां पर खाली है, सब जगह 4-4 नंबर होने चाहिए। आपको सर ये जगह खाली है, सब जगह 4, कौन आएगा, जिसके सामने जो होगा, तो इसके सामने बताओ कौन है, तो आपको सर 6 हो जाएगा। फिर इसके सामने 6 पड़ेगा, ये 17 है तो ये 17 हो जाएगा। यहां 20 है तो आपको सर यहां 20 हो जाएगा। ये 4 है तो यहां 4 हो जाएगा, और यहां पर भी क्या होगा, 4। बोलो बात क्लियर है, आप कहोगे हाँ सर। अब जो कट रहा है उसे काट दो, नहीं तो आप बुरा भाग कर लो, कोई दिक्कत है। सब में जो कटेगा, देखो 2 से सब में कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6। तो देखो 20 दूना 40 या 5 दूना 10, 10 दूना 20 हो जाएगा, 20 यानी कितना हो जाएगा, 200। ये कितना, 4 दूना 8, 8 तरीके कितना होगा, 24, यानी 240। यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर 240 से कटने वाला नंबर आएगा। यही बी ही पूछा ना, यदि बी ने 100 रुपए में खरीदा, 240 में 3 से कटने वाला नंबर होगा, तो 3 से कटने वाला नंबर, तो 24 का मतलब देखो अगर ये 24 है तो 8 से कटने वाला होगा, तो क्या ये 8 से 3 लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट रहे हैं, तो आप कहोगे सर ये तो नहीं कट रहा है, 8 से कट रहा है, आप कहोगे ये वाला कट रहा है, तो ये वाला नहीं कट रहा, ये वाला नहीं कट रहा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, फिर भी लगा लेते हैं हम लोग, तो डायरेक्टली आप यहां से बता सकते हो। अब देखो चाहते हैं कितना होगा, 12, 17 दूना 34 को 4, अब बच्चा कितना 3, 17 इकाई 17 3 कितना होगा, 20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 17 3 51, 51 गुणे 5, तो 5 इकाई 5, 5 बच्चे कितना होगा, 25 हो जाएगा। बात क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब कह रहा है यदि ए और सी के लाभों का अंतर, तो ए और सी का लाभ, तो ए का लाभ कितना होगा, ए ने बी को बेचा होगा, तो बताओ इसके कितने का लाभ है, आप कहोगे सर 40 रुपए का। सी का लाभ कितना होगा, सी ने डी को बेचा होगा, कै रुपए का लाभ है, 244, 4 रुपए के 55 रुपए में बेचा, तो बताओ यहां 51 रुपए का इससे प्रॉफिट हुआ, यहां 40 रुपए का, 51। अब इन दोनों के बीच का अंतर दिया, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो आप कहोगे सर 11 यूनिट। यही कितने के बराबर है, तो आप कहोगे 132, यानी 132 का यूनिट की वैल्यू है 11, और आपसे पूछा कितना है, 240, तो 11 से काट दो, 11 का 11, अब बचा 2, 11 दूना 22, तो हो जाएगा 0, अब 12 चौक 48 हो जाएगा, 4 12 दूना 24, 4 कितना हो जाएगा, 28। तो ये आप लगा सकते हो, लेकिन यहीं पे आप क्वेश्चन का आंसर बता सकते थे, बस बी वाला देखो, जैसे अगर हम समझ गए कि यहाँ पे ये चीजें, बस बी का ये चीजें निकाल करके आप बता सकते 240, 240 का मतलब इसमें 8 है, तो 8 से कटने वाला नंबर सिर्फ और सिर्फ यही है, तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन का आंसर वही बता सकते थे, कोई उसमें दिक्कत आपको नहीं थी। क्या ये वाली बात समझ के, पूरा लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। तो एग्जाम में देखो नजर आपकी हर एक तरीके से होनी चाहिए, बात समझ गए। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक कंपनी की आय में प्रतिवर्ष कितने परसेंट की वृद्धि होती है, यदि 2002 में कुछ परसेंट की दिया होगा प्रतिवर्ष, एक्स परसेंट कुछ भी, तो एक्स दिया होगा, और 2019 में इसकी आय इतने रुपए थी और 2017 में इतने रुपए थी, तो एक्स का मान क्या होगा। देखो इसको आप कैसे लगाओगे, एक तरीके से ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन दे दिया, तो क्वेश्चन में कितना दिया था, अब आप कहोगे देखो पहले जो कॉमन है उसको काट दो, तो आप कहोगे 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, आप कहोगे हाँ सर। देखो यहां पर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 2000, अगला कितना है, तो आप कहोगे सर 3125 है। बस आपको करना क्या है, यहां पर आप लगा दो, यहां पर कितने साल का अंतर है, 2019 से 17, आप कहोगे सर 2 साल का, तो यहां पर 2 साल, यहां पर 2 साल। एक तरीके से रेट निकालना है और कुछ भी इसमें नहीं करना है। कितने, 5 से कट जाएगा, 5 से काट दो, या 8 से कट जाएगा, बोलो भाई, 5 चौका 20, 5 से काट लेता हूं, 5 चौका 20, तो आप कहोगे सर ये 400 आ जाएगा। 5 से काट लो, 5 छक्का 30, 1 5 दूना 10, 5 पचे 25। देखो ये 400 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप कहोगे सर ये 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 25 हो जाएगा। तो 20 से 25 हुआ तो 5 बढ़ा, किस पे बढ़ा, तो आप कहोगे 20, गुणे कितना हो जाएगा 100, तो 20 5 100, अब 5 5 कितना हो जाएगा, दैट इज 25%, 25% ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वही आपसे पूछा है, बताओ क्या होगा, तो आप बता सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, तो आप इतना बता सकते हो। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सुलभ अपनी आय का 25% बचाता है, चलो ठीक है, यदि उसकी आय में 40% की वृद्धि होती है और व्यय में 45% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट, जेएसएम का क्वेश्चन पीछे जो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं उसी का क्वेश्चन है। आय का थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूं, आय 25% बचा, कभी कभी यह अनुपात में देता है, कभी डायरेक्ट देता है, तो एक जगह आप क्या लिखोगे, एक जगह आपको क्वेश्चन में क्या लिखना है उसके बारे में बात करते हैं। एक जगह आपको एक्सपेंडिचर क्या दे रहा है, बचत, तो एक जगह आप सेविंग लिख लो, एक जगह आप एक्सपेंडिचर लिख लो,
और एक जगह आप क्या लिख लो, तो आप कहोगे सर एक जगह हमको क्या लिखना है, तो एक जगह हमको इनकम लिखना है। बात क्लियर है। 25% बचाता है, 25% का मतलब 1 बटा कितना होगा 4। इसका मतलब 1 रुपए, अगर टोटल अगर 4 रुपया है तो उसमें से 1 रुपया बचाएगा तो खर्च कितना होगा 3 रुपए। ये वाली बात आपसे पूछ रहा है। वृद्धि होती है यदि उसके आय में 40%, तो अब आप कहोगे कि सर यहां पर ये दैट इज 40%, 40% की वृद्धि होती है, और व्यय में 45%, तो व्यय वाला ये है 45% होती है। तो आपसे क्या पूछा बताओ, उसकी बचत में दैट इज X%। तो अब आप इसको निकाल ही सकते हो, जो मैंने आपको पीछे भी इतने सारे क्वेश्चन बताए आप इसको लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लगा भी देता हूं तो आप कहोगे सर ये X हो जाएगा। 3 5 15, 4 3 12 13, अब बराबर कितना हो जाएगा 4 चौको 16, 160। तो X बराबर कितना होगा 135, सीधा चाहे 40, कितना हो जाएगा दैट इज 25%। 25% ये आपके क्वेश्चन। बहुत सारे तौर तरीके होते हैं। 25% वृद्धि की कमी, अगर यहाँ प्लस आया इसका मतलब इंक्रीज 25% आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो ये जेसम मेथड से क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई तो उसके बिक्री में X% की वृद्धि हो गई, तो राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है, तो X का मान क्या होगा। देखो कुछ नहीं लगाना, इस तरीके से क्वेश्चन 20% कमी का मतलब कितना हो जाएगा, आपको दैट इज 80, और लास्ट में 25% की वृद्धि यानी दैट इज कितना हो जाएगा 125। क्या पूछा है, कह रहा X% की वृद्धि हुई यानी वृद्धि कह रहा है, तो बताओ 80 से अगर 125 हुआ तो कितना हुआ, तो आप कहोगे सर ये 45 बढ़ा। अब परसेंटेज निकालना इनटू 100, अब बटे कितना होगा, ऊपर ज्यादा तो नीचे कम, कम का मतलब कितना होगा 80। तो ये 20 चौका कितना हो जाएगा 80, अब 20 पांचे कितना हो जाएगा 100। 5 का गुणा कर लो, 5 पांचे 25, 5 चौका 20, तो 22 हो जाएगा। 4 का भाग कर लो तो 4 पांचे 20 हो जाएगा। अब बचा 2, 4 छका 24, 1 4 दूना 8, 1 4 पांचे 20, कितना हो जाएगा 56.25। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 56.25। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में डाटा टफ करके पूछे जाते हैं, जो पहले पीछे मैंने आपको क्वेश्चन आपको बताया। अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है, तो बताओ वह संख्या क्या। बताओ किसी संख्या का 40% और 30% का योग 70 है, मतलब 40% फिर उसी संख्या के 30%, दो बार, तो बताओ इन दोनों का योग यानी 70% का मान कितना दिया। एक बार 40% करोगे तो 40 आएगा, 30% करोगे तो 30 आएगा। तो 70% का मान अगर 70 है तो बताओ 100% का मान, वह संख्या पूछा तो 100% का मान 100 होगा। बस आपसे यही पूछा है। तो कितना, एक तो आसान सा कॉमन सा क्वेश्चन था, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए की आय बी की आय की 80% है, ए की आय बी की आय की 80% और ए का व्यय बी के व्यय का 60% है। चलो ठीक है, यदि ए की आय और बी के व्यय 90% के बराबर है, तो बताओ ए की बचत बी की बचत से कितना परसेंट है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक तरीके से रेशियो का क्वेश्चन बोल सकते हो, लेकिन इनकम की वजह से परसेंटेज में पूछा, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन में अगर हम बात करें, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी की आय, अगर हम दो व्यक्ति ए और बी के बारे में, यानी अगर हम बात करें तो एक जगह इनकम के बारे में बात कर रहा है, इनकम के बारे में, एक जगह इनकम के बारे में बात कर रहा है, और दूसरी वाली बात क्या कर रहा है, और एक जगह खर्च के, तो एक्सपेंडिचर, यानी एक जगह एक्सपेंडिचर, यानी एक्सपेंडिचर के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं। दो व्यक्ति ए और बी, कर रहा है ए की आय बी की आय कि 80%, 80% का मतलब कितना 80 बटे सब यानी 4 बटे कितना होगा 5। कम ज्यादा बोलता तब करते, इसका मतलब 80% है, यानी अगर ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा 5। ये पहला वाला व्यक्ति ए है और दूसरा वाला व्यक्ति कौन है बी, इनकी इनकम। ये अनुपात दिया है, अगर कभी किसी अनुपात को रियल बनाना होता है तो उसके साथ हम कोई वैल्यू लगा देते हैं, एक्स और वाई लगा देते हैं। तो यानी अगर आपने क्या समझा कि अगर ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा, तो अब आप कहेंगे सर ये कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 5। अगर रियल इनकम के बारे में बात करें तो आप कहोगे सर 4x और ये 5x है। अब एक्सपेंडिचर के बारे में बात क्या कर रहा है, ए का व्यय बी के व्यय का 60%, ए का व्यय बी के व्यय का 60%, 60% का मतलब 3/5, यानी इसका जो खर्च के बारे में बात कर रहा है, अगर ये 3 यूनिट है तो ये कितना यूनिट है 5 यूनिट। अब ध्यान से, अब यहीं पे बच्चा फंस जाता है। अब देखो यहां पर x लगाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये अलग रेशियो है, ये अलग। जैसे अगर हम बात करें उसके इनकम के रियल के बारे में बात करें तो आप कहोगे 4x और ये कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। बात समझ गए। अब इनकम को आप 3x 5x नहीं करते, कोई अलग वेरिएबल लगाओगे तो आप कहोगे सर ये 3y हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 5y। मतलब अब ये रियल ये 4x कमाता है, ये 5x कमाता है, ये 3x खर्च करता है, ये 5y। अगर सेविंग पूछेगा तो इन दोनों का अंतर, यानी अगर हम सेविंग के बारे में बात करें, अगर आप सेविंग निकालना चाहते हो तो कभी ऐसा नहीं करोगे कि x ना लगे 4 में से 3 जाएगा 1 और 5 में से 5 जाएगा 0, ऐसा कभी नहीं करोगे। बात समझ गए। तो सेविंग क्या होगा, इन दोनों का अंतर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि ए की आय बी के व्यय, अब देखो कह रहा है ए की आय अब बी का व्यय, देखो बी का व्यय बोल रहा है ए की आय, यानी अगर हम ये वाली बात कहें क्वेश्चन में, अब यहीं से इंपॉर्टेंट वाली बात आपकी शुरू होती है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए की आय, तो ए की आय बी के व्यय के 90% के बराबर, मतलब ए की आय कितनी है, तो अब आप कहोगे सर 4x,
ये बराबर है कितना, तो आप कहोगे सर बी के व्यय, बी का व्यय, तो बी वाली लाइन ये, व्यय वाली लाइन ये, तो 5y के 90%, 90% का मतलब कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 9 बटा कितना हो जाएगा, 1 मिनट, 9 बटा कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 10 हो जाएगा। बात क्लियर है? आप कहोगे हाँ सर। अगर हम इसी को सॉल्व कर दें तो 5 दूना 10 हो जाएगा। अगर हम x अपॉन वाई निकालना चाहें तो आप कहोगे x यहीं रहने दो, y को उठा के इधर कर दो, तो बताओ 4 इधर आ जाएगा, तो 9 बटा कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। बात क्लियर है? आप कहोगे हाँ सर। बस हमारा सारा काम हो गया, बस यहीं पे वैल्यू उठा करके रख दो, आंसर आ जाएगा। रख देता हूं x का मान 9, यानी अगर आप उठा करके यहीं पे 9 रख दो तो भैया 9 आपको यहां पर भी रखना पड़ेगा। y का मान 8 है तो आप 8 आपको यहां पर भी रखना पड़ेगा और यहां पर भी रखना पड़ेगा। बात क्लियर है? अब सेविंग पूछा तो निकाल दो सेविंग, मतलब 9 चौका 36 रुपए कमाता था, अब 24 रुपए खर्च किया, तो बताओ बचा कितना, तो अब आप कहोगे सर ये 12 रुपए बचा। 9 चौका 36 में से 24 घटा दोगे 12, तो बताओ क्वेश्चन में करा 9 पचे 45, 45 में से अगर 40 घटा दोगे, 9 पचे 45 में से 40 घटा दोगे तो कितना होगा, 5। तो क्या पूछा है, ए की बचत बी की बचत से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये 12 रुपए बचा रहा है, 5 रुपए, तो कै रुपए अधिक है, आप कहोगे सर 7 रुपए अधिक है। परसेंटेज निकालना इनटू 100, बताओ नीचे 12 होगा 15, रटना नहीं है कि ये वाला होगा, देखो ये बताता है कि अगर ऊपर प्लस ज्यादा तो नीचे कम होगा, कम कौन है, 5, तो 5 से काट देंगे 20, आप 20 साथ कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 140%, ये वाली बात आप समझ गए, 140%, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे हाँ। तो देखो मैं हर एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में अच्छे लेवल के, लो लेवल के सब क्वेश्चन आए, सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। बात समझ गए? अगले क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, एक व्यक्ति अपनी आय का 33 से 1/3% बचत करता है, यदि वह बचत में 22% की वृद्धि करे और खर्च में 10% की, तो उसके आय में कितने परसेंट की वृद्धि हो। देखो वही जेसम वाला तरीका लगाओगे तो ये आपको HW दे देता हूं, जो क्वेश्चन मैंने पीछे आपको 4-5 क्वेश्चन इस पे बताए, आपको खुद लगाना है। ये कह रहा एक परीक्षा में बी ने ए के प्राप्तांकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किए और ए ने सी के प्राप्तांकों से 10% अंक कम प्राप्त किए, और डी ने सी के प्राप्तांकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, डी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से कितना परसेंट अधिक है। चलो इसको लगा लेते हैं क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि बी ने ए के प्राप्तांक से 20% अधिक किया, यानी दो व्यक्ति ए और बी, यानी ए और बी के बारे में बात कर रहा है। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए और बी में, क्वेश्चन में कह रहा है कि दो व्यक्ति ए और बी हैं, तो बी ने ए के प्राप्तांक से 20% अधिक, 20% अधिक का मतलब 1/5, यानी 1 5 होगा तो दूसरा 6, कौन अधिक है, बी वाला। इसका मतलब कि ए वाला 5 है तो बी वाला कितना है, तो आपको सर 6। चलो बात क्लियर है। फिर कह रहा है ए ने सी के प्राप्तांकों से, यानी फिर ए और सी को लिया, बी और सी को नहीं, अब ए और सी ले लिया, तो क्या कर रहा है, ए और सी के, ए ने सी के प्राप्तांक से 10% कम, 10% का मतलब 1/10, कम का मतलब 1 10 होगा तो दूसरा 9, कम कौन है, ए और सी में, तो ए कम है, यानी ये 9 होगा, तो अगला कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 10 हो जाएगा। बात क्लियर है? अगला वाली बात क्या कर रहा है, डी ने सी के प्राप्तांक से, डी के बारे में बात कर रहा है, यानी सी और डी के बारे में बात कर रहा है। क्या कर रहा है, सी और डी के बारे में बात क्या कर रहा है भाई, कर रहा है सी ने डी के प्राप्तांक से 20% अधिक, 20% अधिक का मतलब 1/5, 1 5 होगा दूसरा 6, डी वाला अधिक है, तो अगर हम बात करें तो अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा, आपको सर ये 6 हो जाएगा। बस तो क्वेश्चन में अब आपसे पूछा क्या है उसके बारे में बात करें, तो कह रहा बताओ डी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये कह रहा बताओ डी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांकों से कितना प्रतिशत अधिक है, ये वाली बात आपसे पूछ रहा है। अब मेरी बात को ए और डी के बारे में हमको बात करना है, तो ए और डी के बारे में कैसे बात करोगे, ए और डी निकालना सबको हटाना है, तो ध्यान से समझना। देखो अगर यहां बी होता तो कट के ए और डी निकल जाता, लेकिन यही काम गड़बड़ करा, बी से बी, सी से सी कट जाता, ए और डी आ जाता, लेकिन बात की गड़बड़। तो अब यहां बैलेंस मेथड लगा दो। क्या करोगे, यहां 6 नंबर है, 6 नंबर इधर, तो आप कहोगे सर यहां पर ए बराबर है और यहां पर सी बराबर, इन्हीं दोनों को आपको बराबर कर देना होता है। बस यहीं पे देखो, मतलब इन दोनों को आपको बराबर होना चाहिए, इन दोनों को आपको बराबर होना चाहिए, और इन दोनों को आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। तो यहां तो बराबर है लेकिन इधर बराबर नहीं, तो बराबर कर देते हैं। कैसे बराबर करेंगे, अब ध्यान से समझना। अगर यहां बराबर करोगे तो 9 5 से कटने वाला 45, तो आप कहोगे सर ऊपर 9 का गुणा कर दो और नीचे कितने का, 5 का, तो बात क्लियर। तो 9 का गुणा भैया यहां पर भी करना पड़ेगा, अब 5 का गुणा यहां पर भी। अभी देखो ये वाली बात बराबर करना, ये 50 है तो इसको भी 50 होना चाहिए, तो आपको 0 बढ़ा दो तो 0 यहां पर भी बढ़ाना पड़ेगा, हो गया। अगर कभी पूछता ABCD का अनुपात, तो ए का मान 45, बी का मान 54, सी का मान 50 और डी का मान 60 हो जाता। लेकिन इसके बारे में बात कर रहा है ए और डी, तो ए और डी, तो बताओ ए है और दूसरा कौन है, डी। ए कौन है, तो आपको सर 45, और डी कौन है, 60। तो चलो हम लिख लेते हैं, तो आपको सर ये 45 है और ये कितना है, आपको सर 60। तो कह रहा बताओ डी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से कितना परसेंट अधिक है, बताओ इससे कितना अधिक है, कब को। अच्छा एक बात ध्यान से, अगर कभी अनुपात कभी कल को पूछेगा तो आप ये भी बता सकते हो कि इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 15 3 45 और 15 चौका 60, लेकिन ये नहीं पूछा। तो डी के प्राप्तांक इससे कितना अधिक है, तो आप कहोगे 1 अधिक है, परसेंटेज निकालना इंटू 100, नीचे कौन होगा, ऊपर ज्यादा तो नीचे कम वाला, यानी 33 से 1/3 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर
33 सही 1/3%, ये आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 33 से 1/3%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? तो आप इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, ए की आय बी की आय से 40% कम है तथा सी की आय ए प्लस बी की संयुक्त आय के 30% से 40% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत क्या कह रहा है अधिक है। देखो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो एक जगह अगर हम ए लिख लेते हैं, 3 व्यक्ति हैं ए बी और कौन है सी। कह रहा है ए की आय बी की आय से 40% कम है, ए की आय बी की आय से 40% कम, इसका मतलब अगर 100 है तो ये कितना है, ये 60 है। यही वाली बात कह रहा है सी की आय इन दोनों के आय के, तो इन दोनों की आय सी के बारे में बात कर रहे हैं, इन दोनों के आय कितना होगा, तो आपको होगा सर 160 गुणे 160 वो संयुक्त है 30%, तो 30% का मतलब 3 बटा कितना होगा 10, 30% से 40% अधिक है, तो देखो 30% से मतलब 3/10 से यहां अधिक दिया तब अधिक करोगे 140 बटे कितना हो जाएगा, इस 100 हो जाएगा। तो देखो नीचे कितना, तो आपको 2 जीरो है तो 2 जीरो काट दो भाई, चलो ठीक है। तो अगर नहीं कुछ कट रहा तो चलो गुणा करते, 14 तिया कितना हो जाएगा 42, या क्वेश्चन में ऐसे गुणा कर लो 16 तिया 48 हो जाएगा, या यहाँ 14 तिया 42, अगर आप 42 में 16 का गुणा कर लो और 10 का भाग कर दो तो 16 दूना 32 हो जाएगा, बचा 3 16 चौका 64, 3 कितना होगा 67, 10 का भाग कर दोगे तो 67.2 हो जाएगा, यानी आपने क्या समझा, ये 67 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा बताओ सी की आय ए की आय से कितना परसेंट है, सी की आय जो है ए की आय से कितना अधिक है, तो बताओ इससे कितना अधिक है, तो आप कहोगे सर ये 7.2 अधिक है, परसेंटेज निकालना इंटू 100, अगर ऊपर ज्यादा है तो नीचे कम, कम का मतलब ये 60 हो जाएगा। चलो एक जीरो तो हटा दो आप, इसको इज्जत बचाने के लिए, पॉइंट हटाने के लिए, बात समझ गया, जीरो से जीरो कट गया, अच्छे से काट दोगे तो बराबर कितना हो जाएगा 12%, ये 12% आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? चलो अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं, और 2 क्वेश्चन छोटे छोटे 2 क्वेश्चन है आपके। 7200 के 33 से 1/3% के 3 से 1/4% के 17 से 2/3% का मान क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को लगाना नहीं होता, कैसे डायरेक्टली बता पाओगे इस क्वेश्चन को, देखो कैसे, अगर हम बात करें तो देखो यहाँ 4 3 12 13, यानी आप कहोगे सर ऊपर 13 आएगा, यहाँ कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 13, 13 ऊपर रहेगा तो किसी से कटेगा नहीं, 17 दूना 34 1 35, 35 का मतलब यहाँ 7, मतलब इसमें 7 भी है 13, तो पहले देखो 13 से कटने वाला नंबर, ये पहला वाला कटेगा ही नहीं, तो आप कहोगे सर ये वाला 13 से ये वाला कट जाएगा, ये वाला 13 से कटेगा तो 13 13 7 91 हो जाएगा, अब बचा 5, ये भी 13 से नहीं कटेगा, ये 13 से कटेगा, चेक कर लेना यही कल कटेगा, अगर मान लो 13 से ये भी कट जाएगा तो आप 7 से चेक कर लोगे तो ये भी नहीं कटेगा, डायरेक्टली यही आपके क्वेश्चन है 13 से कटने वाला नंबर, 7 से चेक कर लो ये कटेगा, 7 1 7 5 6 7 9 13, हाँ 7 से यही कट जाएगा, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो लगाना नहीं है क्वेश्चन को, बस देख करके आप बता सकते हो कि 13 का डिविजिबिलिटी रूल लगा करके आप क्वेश्चन का आंसर आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो। बोलो बात क्लियर है? आप कहोगे हाँ सर। अगला क्वेश्चन और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए का 91% बी के 39% है और बी ए का x% है तो बताओ x का मान क्या होगा, ये वाली बात कर रहा है। यदि ए का 91% बी का इतने के बराबर है तो बताओ, आप लिख सकते हो 13 13 39 13 7 91, यानी 7 ए का मान इतना बराबर है, तो क्या आप यहां से बोल सकते हो कि ए अपॉन बी बराबर कितना होगा, 3 बटा कितना होगा 7। अब ध्यान से समझना, कर बी ए का x%, यानी बी ए का कितना परसेंट, यानी कितना परसेंट ऐसी क्या लगा, तो मैंने आपको बताया अगर कभी भी परसेंटेज निकालना हो तो जिसके साथ कितना परसेंट लगाओ, कहां आपको कहां लिखा है, तो ए का x का मतलब कितना परसेंट, तो ए वाली वैल्यू कहां रहेगी, नीचे, यानी 3, जो पूछा वो तो शेष बचा ऊपर, अगुड़े कितना हो जाएगा 100, यानी कितना हो जाएगा 700/3, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? एक पूछता है इसमें लेस परसेंट, एक पूछता है मोर परसेंट, और एक पूछता है इसमें ऑफ परसेंट। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? तो आज तक यहीं तक देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अगर आपको लाइक अच्छा लगता है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों को आपको शेयर करना है। तो एक बार फिर से मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं कि जो बच्चे अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर अच्छे से अगर आप अपनी स्पीड को बनाना चाहते हैं, क्लियर कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं, अगर ऐसे से स्मार्टली तरीके अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा एक मैथ स्पेशल का बैच है जो आपको मात्र 99 रुपीज में आपको मिल रहा है। और इसकी खास बात मैं बता दूं, इसमें लगभग आपके 90% अर्थमेटिक में आपके 90% सिलेबस आपको कंप्लीट हो चुके हैं, और इतने बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया गया कि मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि इतने बेहतरीन तरीके से, इतने सिस्टमेटिक तरीके से आज तक आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे। मात्र 99 रुपीज में जो कंटेंट जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आज तक आप 2000 रुपए 3000 रुपए देकर भी नहीं पढ़े होंगे। अब जो बच्चे कॉम्बो बैच पढ़ना चाहते हैं, मैथ स्पेशल और प्रैक्टिस पढ़ना चाहते हैं, मात्र 149 में दोनों बैच आप कॉम्बो बैच परचेज कर सकते हैं, और यह ऑफर आज रात 12 बजे तक रहने वाला है। तो जो भी बच्चे अगर परचेज करना चाहते हैं तो इस बैच को आप पढ़ सकते हैं और बेहतरीन तरीके से आप पढ़ सकते हैं।